हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इंडियन इकोनॉमी के जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं, काफी अच्छी वीडियोस हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको काफी अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है फॉर्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएटिंग यूटिलिटी, मेकिंग, यानी कि फॉर्मिंग करना, उत्पादन, उपयोगिता बनाना या फिर निर्माण करना। तो जो हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में किस चीज पर ध्यान दिया जाता है या क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वहां पर होता है क्रिएटिंग यूटिलिटी। अगर किसी चीज में यूटिलिटी है तभी हम उस चीज की डिमांड करेंगे या तभी हम उस चीज को यूज करना चाहेंगे। अगर किसी चीज में कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, तो आप क्या करते हो, उस चीज को परचेज ही नहीं करेंगे। परचेज ही नहीं करेंगे तो पूरा इकोनॉमिक साइकिल ही बंद हो जाएगा। तो क्या है क्रिएटिंग यूटिलिटी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी कैन बी टर्म्ड एज लेजर फेयर इकोनॉमी। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अहस्तक्षेप निष्पक्ष अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर पकड़ रखें, कमांड इकोनॉमी या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी है जो अहस्तक्षेप निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, यानी कि जहां पर कोई किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और आसानी से जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो वहां पर अगर हम जैसे मिक्स इकोनॉमी की बात करें, से इंडिया है, तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर फ्री तो है अपना काम करने के लिए, लेकिन उस प्राइवेट सेक्टर पर भी क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट के नियम बने हुए हैं, उन नियमों, उन रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही प्राइवेट सेक्टर को अपना काम करना होता है। वो मनमर्जी को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी तरह का करते हैं तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है। लेकिन जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, तो उस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीपतियों का शासन होता है। समझ लीजिए जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं देश के, उन्हीं के हाथों में ज्यादातर जो मनी होती है वो केंद्रित हो जाती है, या उन्हीं के हाथों में ज्यादातर जो मनी है देश की वो रहती है, कैपिटल जो देश की है वो रहती है, और वही पूरा संचालित करते हैं, चलाते हैं। तो वहाँ पर अक्सर देखा जाता है सिर्फ दो ही वर्ग होते हैं, या तो जो है आपके जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जो बहुत ज्यादा गरीब है। तो बीच में जो मिडिल वाले होते हैं ना, वो गायब ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहां पर क्या रहता है कि अहस्तक्षेप होता है। सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, किसी तरह का उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरा स्टैंड्स फॉर। पेरा का अर्थ है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पेरा जो है वो, पेरा की फुल फॉर्म क्या है। तो दो चीजें हैं, एक पेरा है, दूसरा फेमा है। अभी हम फेमा को भी देखेंगे, पहले पेरा देख लेते हैं। पेरा क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब आती है बात कि कब से शुरू हुआ था, तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में भी आपके, तो उन चीजों को एक बार देख लीजिए कब से शुरू हुआ था या क्या है ये। तो अगर हम बात करें इसकी, तो 1973 में, 1973 में ये जो पेरा था उससे रिलेटेड एक अधिनियम, एक एक्ट जो था वो पारित किया गया था। उसके बाद इसको जो लागू किया गया है, या जब से ये बना है, एक रेगुलेशन एक्ट है ये, जो कि भारत में, इंडिया में विदेशी मुद्रा जो होती है, जो फॉरेन करेंसी होती है, उसमें एक्सचेंज करने की एक सिस्टम की तरह रहता है, एक सुविधा प्रदान करता है, या उनसे रिलेटेड क्या नियम होंगे ये सब बताता है। और इसमें क्या है, 81 धाराएं थी, अब ये नहीं है, अब इसको चेंज कर दिया गया है और बदल करके क्या हो गया है, ये फेमा बन चुका है। लेकिन पहले ये आपका पेरा ही लागू था, पेरा ही काम करता था। तो मेन इसका जो काम था वो क्या था, जो फॉरेन करेंसी होती है या सिक्योरिटीज होती हैं, उनमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करना, कंट्रोल रखता था ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ करेंसीज पर, और साथ में मैनेज करता था उन सारे ट्रांजैक्शंस को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज को प्रभावित करते थे। तो ये हो जाएगा पेरा का काम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फेमा स्टैंड्स फॉर। फेमा का अर्थ है फॉरेन एक्सचेंज मार्जिन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेज्ड एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फेमा है वो क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पेरा ही था उसी को बदलकर क्या कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था फेमा से। फेमा जो था वो
1999 में जो है इसको फेरा को फेमा में कन्वर्ट किया गया था। और जो भी लागू कब से हुआ, अगर बात की जाए कब से ये अधिनियम का, तो ये हो जाएगा 2000। फेरा जो फेमा अधिनियम है वो 2000 कहलाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। बना कब था? 1999 में बना था ये, और लागू कब हुआ था? 2000 में हुआ था। अब आ जाते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो उसकी फुल फॉर्म फेरा की थी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेमा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जो फेमा होता है उसकी फुल फॉर्म ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाता है। वो रेगुलेशन करता था, ये प्रबंधन करता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब काम इसके क्या है या किस तरह के ये काम करता है, मेनली ये चीज देख लेते हैं। वो सिर्फ रेगुलेट करता था जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते थे, और जो फेमा है वो क्या करता है? मैनेजमेंट भी करता है फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया को, और साथ में ये क्या करता है? ट्रांसपेरेंट गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को बनाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड। साथ में फैसिलिटीज देता है कि कैसे फॉरेन करेंसी में हम ट्रेड या पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या अप्रोचेस होनी चाहिए, एक लीगल स्ट्रक्चर देता है। तो यहाँ पर ये काम हो जाएंगे फेमा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एमएनसी स्टैंड्स फॉर, एमएनसी का अर्थ है बहुराष्ट्रीय वस्तुएं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वस्तुओं की न्यूनतम संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो एमएनसी की फुल फॉर्म क्या है? आपको पता ही अच्छे से, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो एक आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कि जब जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर अपने कंट्री से बाहर निकलकर दूसरी कंट्रीज में भी बिजनेस करती हैं, वहां पर भी उनका एक ब्रांच होती है, तो वो एमएनसीज कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर वाज इन द एयर। अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? 2019, 2000, 1981, 1991। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंडियन रुपी का डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन कब किया गया था? तो यूएस डॉलर के देखते हुए कब किया गया था, किस सन में किया गया था? तो वो हो जाएगा 1991, 1991 में। अब डिवैल्यूएशन क्या होता है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि अवमूल्यन करना, मुद्रा का अगर अवमूल्यन किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ स्टैंड्स फॉर, आईएमएफ का अर्थ क्या है? इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नन ऑफ दिस। आईएमएफ की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है आपसे, क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब अगर बात करें हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देख लें एक बार, तो इसकी जो गठन हुआ था या जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? 1944 में, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, तो वहां पर इसकी बात आई थी, ये बनाने की बात करी गई थी, और इसने काम जो करना शुरू किया है अपना। तो इसकी जो अगर हम बात करें कि कब से शुरुआत हुई, ये काम करना शुरू किया गया, तो 27 दिसंबर। तो डेट को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इसके बारे में कि स्थापना कब हुई थी, कब स्टैब्लिश हुआ था। 1945 से इसने अपना काम करना शुरू किया था। जो इस पर बनेगा या बनाया जाएगा, या उसकी जो बात स्टार्ट हुआ था 1944 से हुआ था, इसने अपना काम करना जो शुरू किया था 27 दिसंबर 1945 से शुरू किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये है क्या या क्या काम करता है। तो इसके जो मेन काम है या मेन ऑब्जेक्टिव जिससे ये बनाया गया था, तो पहला तो यही हो जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, तो ये ग्लोबल उसमें मॉनेटरी कॉर्पोरेशन देता है पूरे वर्ल्ड को, और इम्प्रूव करता है, प्रमोट करता है। साथ में क्या करता है? सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो ये विनिमय दर जो होती है, यानी कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वहां पर विनिमय दर में स्थिरता को लाना, या फिर ये सुनिश्चित करना कि जो एक्सचेंज रेट हो उसमें बहुत ज्यादा क्या हो, फ्लक्चुएशन ना हो। साथ में ही बैलेंस्ड जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसको सुविधाजनक बनाना। और इसके अलावा क्या करता है कि पूरे देश में, इसके अलावा पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कैसे पॉवर्टी को कम किया जा सकता है, उस पर भी काम करता है। और साथ ही ये आर्थिक सहायता देता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है उन कंट्रीज की जिनको की आवश्यकता होती है, नीड होती है, तो वो इनसे क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। और साथ में ही उच्च रोजगार को बढ़ावा देना, हाई एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने में, इंक्रीज करने में एम्प्लॉयमेंट को भी ये हेल्प करता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके उद्देश्य हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं जिससे ये बनाया गया था। और एक चीज क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनकी जो किस दर में या किस करेंसी में काम होता है, तो एसडीआर बोला जाता है उसे, ध्यान में रखिएगा।
इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी SDR की? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है स्पेशल ड्राइंग। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि SDR की फुल फॉर्म क्या है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। हिंदी में अगर बात करें तो विशेष आहरण अधिकार, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है आयात की स्थिर दर, आयात में वृद्धि, घरेलू स्तर पर आयुत वस्तुओं का उत्पादन करना, आयात प्रतिबंध। क्वेश्चन कह रहा है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो मीनिंग होता है वो हो जाता है प्रोड्यूसिंग इम्पोर्टेड गुड्स डोमेस्टिकली, यानी कि वो सारी चीजें या वो सारे गुड्स जो कि हम विदेशों से किसी बाहरी देश से इम्पोर्ट करते थे उसे अपने ही देश में बनाना, या ऐसी चीजों के साथ क्या है रिप्लेस कर देना जो कि अपने देश में ही बनाई जा रही हैं, यानी कि हम उसे इम्पोर्ट नहीं करेंगे, बाहर से मंगाएंगे नहीं, बल्कि उसे अपनी ही कंट्री में बनाएंगे। तो वही हो जाता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। FDI स्टैंड्स फॉर, FDI का अर्थ है भविष्य का प्रत्यक्ष निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आगे प्रत्यक्ष निवेश के लिए फंड। FDI की फुल फॉर्म पूछी है फ्यूचर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फर्दर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फंड फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है FII हेल्प्स टू इम्प्रूव, FII सुधार में मदद करता है पूंजी बाजार, पूंजी प्रवाह बढ़ाने में, वित्तीय नवाचार और विकास में, उपरोक्त सभी। कैपिटल मार्केट, इंक्रीज कैपिटल इनफ्लो, फाइनेंशियल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, ऑल द अबव। FII सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जो कि फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो उसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये जो FII है नाम से क्लियर हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैपिटल मार्केट को भी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं कैपिटल इनफ्लो को भी, और फाइनेंशियल इनोवेशन और डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ओन्स एंड मैनेजर्स बिजनेस इन टू और मोर कंट्रीज कर, डैश वास्तविक या अधिक देशों में व्यवसाय के मालिक और प्रबंधक होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FII एकाधिकार क्या हो जाएंगे? अभी मैंने आपको बताया था MNC जो होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो ओन करते हैं और मैनेज करते हैं बिजनेस अलग अलग कंट्रीज में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफी मीन्स, जनसांख्यिकी का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन, नैतिकता का अध्ययन, दिशाओं का अध्ययन। स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ मोरालिटी, स्टडी ऑफ डायरेक्शन। तो डेमोग्राफी जो होती है उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? तो डेमोग्राफी की मीनिंग जो होती है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन करना। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या की मृत्यु दर, जनसंख्या की जन्म दर, या फिर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में जनसंख्या का आकार। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व होता है उसका क्या मीनिंग होता है। तो जनसंख्या घनत्व का मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में जनसंख्या का आकार। पॉपुलेशन साइज इन अ स्पेसिफाइड एरिया, यानी कि कोई एक एरिया में ये देखा जाता है कि जनसंख्या कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, उससे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 1 मार्च 2011, 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या 100 करोड़ थी, 150 करोड़, 200 करोड़ या फिर 121 करोड़। तो यहाँ पर क्योंकि जो आपकी लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में ही की गई थी, तो उसके बाद से नहीं हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है भारत की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 121 करोड़, 121 करोड़। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर रेशियो इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 1036 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। 1000 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1036 फीमेल्स पर 1000 मेल, 840 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया में 2011 की जनगणना के अनुसार क्या जो है जेंडर रेशियो है, तो इस टाइम अभी जो 2011 की जनगणना के अनुसार है वो हो जाएगा
940 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स पर, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फूड लिटरेसी रेट? अपरिष्कृत साक्षरता दर क्या है? कुल जनसंख्या में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या, कुल जनसंख्या में स्नातक लोगों की संख्या, कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स टू टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ ग्रेजुएट पीपल टू टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन टू टोटल पॉपुलेशन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अपरिष्कृत साक्षरता दर क्या होती है, क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन टू टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या में जितने व्यक्ति साक्षर यानी कि जितने व्यक्तियों को लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, उन व्यक्तियों की दर जो होती है कहलाती है फूड लिटरेसी रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या कहलाती है। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की नैतिकता दर, इनमें से कोई नहीं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, मोरालिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन, नन ऑफ दिस। यहाँ पर पर्सन जो नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो होती है वो क्या कहलाती है, उसे कहा जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। जैसे कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि एक फॉर्मूला होता है उससे निकाला जाता है, तो यही हो जाता है नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग निकाला जाता है कि कितने लोग रह रहे हैं। 1000 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसके हिसाब से ही निकाला जाता है जनसंख्या का घनत्व। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजरिंग नंबर ऑफ पीपल हु डाई इज, मरने वालों की संख्या मापना है। इन्फेंट नोट, माइग्रेशन नोट, मोरालिटी रेट, फर्टिलिटी रेट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जिन व्यक्ति की मृत्यु हो रही होती है तो उनको संख्यात्मक रूप में जो दिखाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसे कहते हैं मोरालिटी रेट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीपी स्टैंड्स फॉर, एनपीपी का अर्थ है राष्ट्रीय उत्पादन नीति, राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इनमें से कोई नहीं। नेशनल प्रोडक्शन पॉलिसी, नेशनल पावर पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नन ऑफ दिस। तो एनपीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कहलाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।